Okay, so we are discussing GOC exercise 1. In this exercise, first question you asked is question number 3. It asks arrange the following nucleophile in the order of their nucleophilic strength. मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करेगा. So basically what we have to check is आप उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ काउंटर चेक कर लो. आपको पता है CH3COH, C6H5OH, CH3OH और वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड CH3COH है, फिर C6H5OH है, देन CH3OH है, देन वाटर है. तो उनकी कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ जो हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की अगर हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा. CH3CO माइनस, C6H5O माइनस, CH3O माइनस एंड OH माइनस. ठीक है, क्लियर. उसका आंसर बी मार्क कर लीजिएगा. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4. मोस्ट एसिडिक एल्कोहल. अल्कोहल के केस में आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप प्लस आई करेक्टर लगाते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी. अदरवाइज इसमें तो डायरेक्टली करते बनेगा. आपको बताया था मैंने, मेथनॉल मोर एसिडिक देन वाटर होता है, जबकि बाकी अल्कोहल लेसर एसिडिक देन वाटर होते हैं. रेस्ट ऑल अल्कोहल लेसर एसिडिक देन वाटर. तो इसका आंसर आसानी से आप सी लिख सकते हैं. मेथनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक आ जाएगा. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5. अंडर सुटेबल कंडीशंस एक अल्कोहल है, एक फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैन एक्ट एज एन एसिड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. बहुत सिंपल सवाल है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, देन इट इज़ फिनॉल. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नोट्स में सिखाया हुआ है. देन इट इज़ अल्कोहल. कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करके आप आसानी से बता सकते हो. तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए CBA, राइट. तो CBA अगर लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ऑप्शन A. ठीक है, क्लियर. देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन. तो एसिडिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उससे तो कम एसिडिक होगा. पैरामिथॉक्सी फिनॉल अगर लिखेंगे तो फिनॉल की पैरा पोजीशन पर अगर हम OCH3 ग्रुप लगाएंगे तो OCH3 ग्रुप जो है वो प्लस M करेक्टर अप्लाई करेगा, और जब प्लस M करेक्टर अप्लाई करेगा तो इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी. पैरा नाइट्रोफिनॉल और 2 नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ये लेसर एसिडिक देन फिनॉल आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. बाकी दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में OH की पैरा पोजीशन पे NO2 लगाने से -M करेक्टर आएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. इसका करेक्टर अप्लाई होगा -M, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा. और अगर हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल लिया तो और ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि दो NO2 ग्रुप लगा दिए हमने फिनॉल के साथ, जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर और ज़्यादा है. ठीक है, तो इन दोनों का करेक्टर -M ईच फॉलो करेंगे. क्लियर. तो आंसर हमारा हो जाएगा बी. ठीक है. देन सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है प्लेस द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. यानी कि बेसिकली आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. तो आपको मैंने सिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पर अगर -I ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. तो अगर इन कंपाउंड्स के अंदर आप ध्यान से देखो तो जितना ज़्यादा S करेक्टर बढ़ाएंगे हम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जितना ज़्यादा आप S करेक्टर बढ़ाते जाओगे, यानी sp3 कार्बन ले दोगे तो उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C होने की वजह से, इसका sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करेंगे, ये मोस्ट एसिडिक आ जाएगा. इसके अगले वाले केस में देखो sp2 कार्बन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, और लास्ट वाले में सबसे कम आ जाएगी. तो यू कैन इजीली राइट आंसर 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन 2 एंड देन 3. तो अपना आंसर हो जाएगा A. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट हाईली आयनाइज्ड इन द वाटर. आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए रूल बताया था, -I ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसमें भी आपको बताया था डिस्टेंस, नंबर और पावर रूल सिखाया था. सबसे पहले डिस्टेंस रूल लगाते हैं, फिर नंबर रूल लगाते हैं, फिर पावर रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो इसमें देखो जो C वाला ऑप्शन है CH3 CH2, इसमें देखो 2 Cl और अल्फा पोजीशन पे लगा रखा है, तो डिस्टेंस भी कम है, नंबर भी ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं. तो डिस्टेंस नंबर पावर रूल में ये विनर है. यहाँ पे देखो इसकी डिस्टेंस भी कम है और 2 Cl ग्रुप लगा रहे हैं, दोनों का -I करेक्टर काउंट करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे जाएगा इन द गिवन लिस्ट.
बाकियों के केस में चेक करोगे तो देखो यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है जो अल्फा पोजीशन पे है, यहाँ पे भी एक Cl लगाया हुआ है हमने, सॉरी यहाँ पे एक Cl जो लगाया वो बीटा पोजीशन पे, यहाँ एक Cl अल्फा पोजीशन पे, और पहले वाले कंपाउंड में तो Cl है ही नहीं। तो डिस्टेंस के केस में ऑप्शन सी एंड डी टाई हो रहा है, और ऑप्शन सी में नंबर ज़्यादा है इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा काउंट करेंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is given, assign the number 1 for least and 4 for the most। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज के टर्म में है। उसने बोला है कि जो लीस्ट है उसको नंबर 1 असाइन करना है और जो मोस्ट है उसको नंबर 4 असाइन करना है। नॉर्मली हम हाईएस्ट को 1 और लोएस्ट को 4 असाइन करते हैं, तो नंबरिंग थोड़ी अलग असाइन करनी है। तो उसने पूछा कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो पहले आप जरा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। तो ये C6H5NH2 है। इसके बाद हमने इसकी पैरा पोजीशन पे एक NO2 लगाया है, फिर मेटा पोजीशन पे एक NO2 लगाया है, और लास्ट वाले केस में पैरा पोजीशन में एक OCH3 ग्रुप लगाया है। तो आपको पता है कि एनिलीन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसका देखो -m करेक्टर, इसका -i और इसका +m। अगर इफेक्ट लिखेंगे तो यहाँ -m इफेक्ट काम करेगा, यहाँ -i इफेक्ट काम करेगा, यहाँ +m इफेक्ट काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में होगी, तो ये मोस्ट बेसिक हो गया। जो मोस्ट बेसिक है उसको उसने बोला है नंबर 4 देना है। तो इनके इनिशियल नंबर्स लिख लो पहले, ये 1 2 3 4 है हमारे पास, इनके नंबर गिवन है। 4 जो है वो मोस्ट बेसिक है, और उसने बोला है कि जो मोस्ट बेसिक है उसको नंबर 4 दे दो, तो उसको नंबर 4 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बेसिक ये आ जाएगा, तो उसको नंबर 3 दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। अब आपको मैच कराना था, 1 के नीचे 3 आना चाहिए था, 2 के नीचे 1 आना चाहिए था, फिर 3 के नीचे 2 आना चाहिए था, और 4 के नीचे 4 आना चाहिए था। यानी कि गिवन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर ए मार्क कर देंगे। तो क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में उतना ट्रिकी नहीं था, आंसर मार्क करने में थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था, बिकॉज आपको मोस्ट को 4 असाइन करना था जो हम नॉर्मली 1 असाइन करते हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, अदरवाइज बहुत सीधा क्वेश्चन था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पीके वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजेज इफ एक्सेस। तो आपको पता है अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है इसका मतलब मोर के या फिर लेस पीके, ये समझ में आया। तो उसने बोला पीके वैल्यू ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस इफ, तो पीके अगर डिक्रीज कराना है इसका मतलब के बढ़ाना है, और के बढ़ाना है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। NO2 ग्रुप अगर आप लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन समझ गए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन दिस। तो आप इनकी जरा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, तो फिर सेम लॉजिक है, फिनॉल में अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है ये मोस्ट एसिडिक आएगा, क्योंकि 3 NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर फॉलो करते हैं, ये मोस्ट बेस एसिडिक आएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल आ जाएगा, 2 NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हुए हैं। उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल लगाएंगे क्योंकि इसमें -m करेक्टर ऑफ NO2 काम करेगा, और फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल कराएंगे क्योंकि यहाँ पे NO2 का केवल -i इफेक्ट काम करेगा। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। नंबर्स के टर्म में बात करें तो ये 3 दिया हुआ है आपको, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 4। अपना आंसर आ जाएगा 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 से ऑप्शन बनेगा सी। समझ में आया। सो क्वेश्चन नंबर 14 योर आंसर विल बी सी। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इट्स गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो जरा जो ग्रुप्स लिखे हैं वो एक बार ध्यान से मार्क कर दो। सबसे पहला कंपाउंड लिखा है C6H5 CO2H, तो C6H5 COH हो गया एक तरीके से। दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है C6H5 SO3H, तो ये अलग ग्रुप हो गया। तीसरे कंपाउंड में दे रखा है PHOH यानी कि फिनॉल। द लास्ट कंपाउंड इज गिवन अल्कोहल। अगर आप अपने पुराने स्टैंडर्ड रूल से भी करो तो भी समझ में आ जाएगा। सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल एंड देन अल्कोहल। या फिर आप चाहो तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी कंपेयर कर लो, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ जो माइनस चार्ज आएगा उसका रेजोनेंस 2 ऑक्सीजन के साथ आएगा, यहाँ जो माइनस चार्ज आएगा उसका रेजोनेंस 1 ऑक्सीजन के साथ आएगा,
यहाँ वाला माइनस चार्ज बेंजीन के साथ कार्बन के साथ रेजोनेंस में आएगा और फोर्थ वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो यू कैन इजीली राइट PHSO3H का एसिडिक सेंस सबसे ज़्यादा, देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल एंड देन अल्कोहल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 is given which of the following substituted carboxylic acid has the highest Ka value। तो आपको लॉजिक पता है, हाईएस्ट Ka मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाईएस्ट Ka मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और फिर से वही सेम रूल लगेगा, DNP रूल सिखाया था आपको, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो सबसे पहले डिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे, तो डिस्टेंस के बेसिस पे आंसर ये प्रेडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाले केस में Cl और Br हमेशा डिस्टेंस में लगा रहे हैं। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जितना पास माइनस आई ग्रुप लगाएंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। उसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? Then comes to the next question. This is question number 17. Question number 17 is given degree of dissociation of benzoic acid, salicylic acid and 2,4-dihydroxy benzoic acid is given in the compound. तो आप जरा एक बार पहले स्ट्रक्चर लिखो। दिस इज बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे एक OH ग्रुप होता है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, एंड देन इट इज 2,6-डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये केस है आपके लिए। आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो उसने पूछा इट विल बी फाउंड दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज मिनिमम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर लिखेंगे ये ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि COH की ऑर्थो पोजीशन पे एक OH है, दूसरे वाले में 2 OH है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 2,6-डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। ऑप्शन में देखो लिखा है सैलिसिलिक एसिड इज हाईएस्ट, ये गलत हो गया। 2,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज हाईएस्ट। उसमें ध्यान से देखो, थोड़ा ट्रिकी लिखा गया, 2,4 कर दिया गया है, और 2,4 कर देंगे तो फिर वहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा, 2,6 सबसे ज़्यादा आएगा। अगर हम 2,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखेंगे तो वो ये केस बनेगा। तो इस केस में देखो एक ही का ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, दूसरे का ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो पैरा पोजीशन में लगाया गया, तो ये हाईएस्ट नहीं हो सकता। 2,6-डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज रफली इक्वल टू बेंजोइक एसिड, तो ये भी गलत हो गया। उसका आंसर बन जाएगा ए। तो जो बेंजोइक एसिड है वो लीस्ट एसिडिक है। आप SIR इफेक्ट से इस बात को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, COH का फिनॉल के ऊपर SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, बट फिर OH का COH के ऊपर SIR इफेक्ट लगेगा, क्योंकि हम इसको बड़ा ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं और इसी का रेजोनेंस था, जिसकी वजह से OH ग्रुप इसको साइड में पुश करेगा, जिससे इसकी रेजोनेंस की एक्सटेंट कम हो जाएगी। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इसमें भी सेम लॉजिक देखो लगा देंगे। पोजीशन नंबर बी जो है उसमें देखो SIR इफेक्ट काम करेगा। 19th में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में देखो SIR इफेक्ट काम कर रहा है। कैसे? ये नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ये बल्कियर ग्रुप हो गया, और इसके साथ ऑर्थो पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं जो SIR इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस रिंग से प्लेन से बाहर चला जाएगा, तो ये SIR इफेक्ट हो गया दोनों की वजह से। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है वो आउट ऑफ प्लेन हो गया, और जैसे आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो ये मोस्ट बेसिक आ जाएगा इस लिस्ट में। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20। इट्स व्हेन मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इन द फॉलोइंग विल बी। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन वो होगा जिसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। समझ आ गया? ऑप्शन सी में देखो ये CH2 जो है वो रेजोनेंस में आएगा, CH2 प्लस की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इसके साथ रेजोनेंस में आएगी। इसके बाद अगर ऑर्डर लिखना है तो इसके बाद नेक्स्ट वाला बी आ जाएगा, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड भी पॉजिटिव का रेजोनेंस में है। उसके बाद आप देखो ये विनाइल कार्बोकेटाइन है जो बहुत अनस्टेबल होगा, sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल, और बेंजीन रिंग में भी sp2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। ये ऑर्डर है। अदरवाइज आपसे मोस्ट स्टेबल पूछा गया तो आप आसानी से ऑप्शन सी लिख के आगे बढ़ जाओगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following will react fastest with concentrated HCl? तो fastest with concentrated HCl मतलब HCl gives you H+, और ये सब हमारे क्या पास है? अल्कोहल है। जब अल्कोहल है तो अल्कोहल का जो OH है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हम H+ दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ एक्सेप्ट करेगा, और जब H+ का एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा OH2+। तो CH2 OH2+। अब देखो ये वाटर बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप तैयार हो गया हमारे लिए। ये जैसे ही यहाँ से पोजीशन को छोड़ेगा तो कौन सा
आयन बनेगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि वाटर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये बनेगा CH3CH2 प्लस। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे भी OH लिखा है उसकी HCl से रिएक्शन होने के बाद करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की रिएक्टिविटी हाईएस्ट हो जाएगी। एक कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, बी वाले ऑप्शन में कार्बोकेटाइन ये वाला बन रहा है, सी वाला ऑप्शन लिखेंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं क्योंकि फिनॉल है, यहाँ से वाटर हट ही नहीं पाएगा तो बेकार ही हो गया, इसको तो चेक ही नहीं करना था, तो लीस्ट हो जाएगा। और इसके अगले वाला केस चेक करेंगे तो CH2 प्लस हो गया। अब ध्यान से देखो कि इस वाले कार्बोकेटाइन में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है और रेजोनेंस भी लग रहा है। यहाँ पे दोनों केस एक साथ काम कर रहे हैं, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ वाले में रेजोनेंस काम कर रहा है और फर्स्ट वाले में केवल हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। ये मोस्ट स्टेबल हो गया, जो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा वही मोस्ट रिएक्टिव बन जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल आ रहा है तो वो रिएक्टेंट बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा। उसका आंसर हमारे लिए बी हो जाएगा। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा अच्छा सवाल है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डायरेक्ट ना पूछ के आपसे पहले कार्बोकेटाइन बनवाया है और फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कराई हुई है। लिटिल गुड क्वेश्चन। अब आप जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड बना दिया गया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ के थोड़ा एप्लीकेशन अप्लाई करवा दिया, पहले आपसे कार्बोकेटाइन बनवाया फिर उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा है बेंजाइन इज, तो आपको बताया था बेंजाइन एरोमेटिक होता है, इसका स्ट्रक्चर समझाया था आपको। बेंजाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाला पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज नहीं होता है, आपको बताया था। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए हम उसको एरोमेटिक लिखेंगे क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो हम इसको एरोमेटिक ही बोलेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला पाई बॉन्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। आंसर विल बी ए। ठीक है। देन कम्स नाइट्रीन। नाइट्रीन तो आपको डायरेक्टली बताया था इलेक्ट्रोफाइल होता है। नाइट्रीन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग उसको इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे। आपको कार्बीन और नाइट्रीन दोनों इलेक्ट्रोफाइल बताए थे मैंने। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखो जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो बेंजाइन है, और आपको बताया था मैंने बेंजाइन में जो एक्स्ट्रा वाला पाई बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद है? बेंजाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाला पाई बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो। तो 25 का आंसर सी समझ में आ गया ना। देन क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताया था रेजोनेंस चेक कर लेंगे, तो 26 का ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी में देखो जो रेडिकल लिखा हुआ है वो उसका रेजोनेंस भी आएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। यहाँ पे देखो ये ग्रुप जो लगाया बेंजीन, इसके साथ रेजोनेंस और इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ से मिलेगा रेजोनेंस और यहाँ से मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो दोनों की वजह से स्टेबिलिटी हायर आ जाएगी। इसका आंसर सी मार्क कर देंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसका आंसर भी सी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस है, यहाँ पे देखो P पाई B पाई बैक बॉन्डिंग लगेगी, और मैंने आपको बताया था बैक बॉन्डिंग हमेशा डोमिनेट करती है सारे फीचर्स पे, तो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग लगेगी, इसलिए यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आएगा। समझ गए? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, आंसर इसका सी मार्क करेंगे। बाकी आप आसानी समझ सकते हो, पहले वाले में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, दूसरे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, चौथे वाले में केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो डेफिनेटली हमारा बैक बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अगेन सेम क्वेश्चन, ये देखो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग का केस है, यहाँ पे 2 Cl लगे होने की वजह से यहाँ पे P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग लगेगी, और P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग लगने की वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा। बाकियों में देखो पहले दो तो बेकारी हो गए, में प्लस आई कैरेक्टर लग रहा है, तीसरे वाले में माइनस आई कैरेक्टर लग रहा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग माइनस आई को डोमिनेट करेगा,
ये आंसर इसका डी मार्क करेंगे। आपको सी लग रहा होगा बट केयरफुली देख लो, इसका आंसर सी ना होकर डी होगा, क्योंकि P5D5 बैक बॉन्डिंग लगेगी और बैक बॉन्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, तो डी तो लीस्ट स्टेबल हो गया, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। ए बी सी में बस केवल जो एडजेसेंट ग्रुप लगा है उसका इफेक्ट देखना है, क्योंकि रेजोनेंस तो तीनों में ही है। यहाँ पे OCH3 का प्लस एम करेक्टर काम कर रहा है। दूसरे वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है, केवल बेंजीन का रेजोनेंस है। और तीसरे वाले में CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको होता है डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे प्लस एम करेक्टर काम कर रहा है, इसलिए मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ CH3 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई। ये डोमिनेटिंग इफेक्ट हो गया, इसलिए मोर स्टेबल आ जाएगा। तो जहाँ पे प्लस है एम करेक्टर काम करेगा, वहाँ डोमिनेटिंग इफेक्ट काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका ए मार्क करेंगे। ठीक है, ये अच्छा रिलेटिव स्टेबिलिटीज पूछी है तो मार्क कर लो फटाफट, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये मोस्ट स्टेबल हो गया, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और जो CH3 CH2 और नंबर 4 हो गया। तो अगर हम ऑर्डर मार्क करेंगे तो हमारा ए सबसे ज़्यादा हो गया, ए के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा सी, सी के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा बी, और लास्ट में आएगा डी। हमारा आंसर होगा ACBD। सो ACBD विल बी आंसर ए। ठीक है, समझ आ गई बात। 33 का आंसर ए मार्क कर देंगे। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। 34 पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल मतलब सेम लॉजिक, अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है, H+ के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स टुवर्ड्स H+ लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो, टुवर्ड्स H+। ठीक है ना, मतलब थोड़ा क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है कि किसके साथ रिएक्शन चेक करना है। सर नीचे लिखा है टुवर्ड्स HCl। अच्छा लिखा हो, सॉरी। तो फिर सवाल में थोड़ा सा मतलब टेक्निकली लिखने की फॉल्ट है, ये पार्ट यहाँ लिखा होना चाहिए था, या चलो ठीक है आपने पढ़ के समझ लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये आइडियली यहाँ पे होना चाहिए था सवाल में। ठीक है, ये आप समझ गया तो अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना सबको। तो टुवर्ड्स H+ बोल रहा है या टुवर्ड्स HCl बोल रहा है, तो फिर क्या करना है, देखो OH2+ बनाना है सब जगह। अभी फंडा थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको। यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन बनेगा पहले वाले मॉलिक्यूल में, दूसरे पार्ट में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, तीसरे पार्ट में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, और चौथे पार्ट में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये आपका नंबर 1, 2, 3 और 4। पहले आपको कार्बोकेटाइन समझ में आ रहा है सबको। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन 4 वाला होगा, क्योंकि रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो भी 6 अल्फा H है बेसिकली। इसके बाद वाले में देखो अल्फा H है और आयोड फ्लोरीन का -I लगेगा, लेकिन 2 कार्बन के पास लग रहा है, तो यहाँ पे भी -I लग रहा है, यहाँ पे भी -I लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मोर डिस्टेंस है तो -I कम काम करेगा, उसको ज़्यादा स्टेबल बोल देंगे। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, देन इट इज़ 3, देन इट इज़ 2, देन इट इज़ 1। समझ आ गया। तो आंसर आएगा 4, 3, 2, 1। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा, आंसर इसका सी मार्क कर लेना। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज गिवन, arrange the following compound according to their relative reactivity with the alcoholic AgNO3। अल्कोहलिक AgNO3 मतलब Ag+Cl- वाले रिएक्शन लिखनी है। तो फिर से वही कार्बोकेटाइन का सवाल हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया होगा सबसे पहले, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो ये हुआ, ये जब AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो AgCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH3 और साथ में AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। अब रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। यहाँ पे 9 अल्फा H आ रहा है, इसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखेंगे तो आ जाएगा CH3 CHCl CH2 CH3। इसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 CH+ CH2 CH3। ये 5 अल्फा H का केस हो गया। और लास्ट वाला केस लिखेंगे तो उसमें रेजोनेंस आ रहा है, नहीं रेजोनेंस नहीं, विनाइलिक पोजीशन आ रही है। Cl- हटने के बाद ये प्लस आएगा, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुई, 1 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, फिर 2 रिएक्टिव हुआ, फिर 3 रिएक्टिव हुआ। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि 35 का आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। समझ आ गई भैया बात।
यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ध्यान से देख लेना, ये sp2 कार्बन पे ही प्लस चार्ज आ जा रहा है, तो इट इज हाईली अनस्टेबल। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन, रैंक द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक करनी है होमोलिटिक बॉन्ड प्रेजेंटली, यानी कि आपको रेडिकल बना के चेक करना है। तो आपको जरा एक एक करके सब जगह पहले रेडिकल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे CH2 रेडिकल आ रहा है, ये H है, ये H है एक पोजीशन। C वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये रेडिकल बनेगा। B वाला बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये, अगर B वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये CH3 यहाँ रेडिकल आएगा, और अगर A वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे रेडिकल आएगा। तो इतना समझ में आ रहा है? पहले रेडिकल की पोजीशन सबने मार्क कर ली। पहले होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है तो आपको रेडिकल स्टेबिलिटी चेक करनी है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है तो आपको सबको रेडिकल स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा बन रहा है? ये मोस्ट स्टेबल हुआ, जो मोस्ट स्टेबल हुआ 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो जो मोस्ट स्टेबल होगा उसका मतलब उसका बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा। तो उसने पूछा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लगेगी ब्रेक करने में? सी को। फिर उससे कम एनर्जी किसमें लगेगी? ए में। फिर उससे कम एनर्जी किसमें लगेगी? बी में। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया, समझ गया ना। जिसका बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो कम स्टेबल सिस्टम बना रहा होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, समझ गया ना। ठीक है, समझ गया स्टैंडर्ड। पहले सबके रेडिकल बना लिए हमने बॉन्ड ब्रेक करके। जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, जो रेडिकल कम स्टेबल होगा उसका बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 में लिखा है इन द अबव कंपाउंड Cl विल बी लिबरेटेड इजीली इन द फॉर्म ऑफ। तो आप देखो, आपको ये कंपाउंड थोड़ा पहचानने में आएगा अगर, तो आप बहुत जल्दी बात समझ जाओगे। इस सिस्टम में देखो क्या हो रहा है कि अगर हम Cl माइनस निकाल दें तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो एक तो देखो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस, याद आया। दूसरा ये वाला कार्बोकेटाइन भी बहुत स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक, ये रिंग एरोमेटिक भी बन गई है के टाइम में, और यहाँ से बेंट बॉन्ड की वजह से बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इसकी वजह से Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो इसका उल्टा करके देख लो, अगर Cl प्लस में निकाल के देख लें, मान लो किसी को लग रहा नहीं हम तो सर Cl प्लस की तरह निकालें, तो आंसर तो समझ में आ जाएगा उसका बी। अब मान लो कोई इसको Cl प्लस की तरह निकाल दे, तो Cl प्लस की तरह निकालेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अब आपको बताया था डांसिंग रेजोनेंस का माइनस चार्ज के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो प्लस चार्ज के ऊपर इफेक्ट था, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहाँ माइनस चार्ज आने की वजह से रिंग कैसी हो गई? एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, समझ में आया। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो पहली वाली रिंग एरोमेटिक बन रही, दूसरी एंटी एरोमेटिक बन रही, इसका मतलब दूसरा वाला रास्ता तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। अब रेडिकल बनाओगे तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, तो ठीक है चलो उसको स्टेबल से थोड़ा कम मान लेंगे। Cl2 प्लस तो निकल ही नहीं सकता, तो फालतू बातें, कोई क्लोरीन की वैलेंसी ही नहीं होती। समझ में आ गया, तो इसका आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखो। 38 में भी देखो क्या कर रखा है आपने, आपको एक कंपाउंड देखते ही पहचानने में आना चाहिए, ट्रोपोडियम कैटायन। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम AgNO3 से कराएंगे तो AgBr तो प्रेसिपिटेट कर गया, AgBr प्रेसिपिटेट करेगा तो Br माइनस फॉर्म में निकला होगा, और Br अगर माइनस फॉर्म में निकला होगा तो ये हमारा जो सिस्टम बनेगा क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज का केस हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मतलब मोर स्टेबल या एरोमेटिक इक्लोसिडेसिटी। जैसे ही एरोमेटिक होगा इसका मतलब मोर स्टेबल बनेगा, तो प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, प्रोडक्ट हैज हाई डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट हैज लेसर रेजोनेंस एनर्जी। उसका आंसर ए एंड बी हो गया, यानी कि डी मार्क कर देंगे। समझ में आया? डाइपोल मोमेंट क्यों हायर होगा? क्योंकि Br माइनस और कार्बन प्लस आसानी से चार्ज बना रहे हैं, तो उसका मतलब मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होगी, तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो कंफर्म समझ में आ रहा है। और लेसर रेजोनेंस एनर्जी नहीं हो सकती क्योंकि जो एरोमेटिक होते हैं उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एरोमेटिक सिस्टम्स
have high resonance energy. जो जितना ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? हाई रेजोनेंस एनर्जी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो लिखा है कंपेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस 1, 2 एंड 3। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हमें रोटेशन चेक करना है, इसका मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर, आपको पता है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट पता है पहले सबको? डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। बस वही टेक्निक यहाँ लगाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा उतना ज़्यादा फ्री रोटेशन अलाउड होगा, और जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर होगा उतना फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा। अब देखो अगर हम इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करके लिखें, सपोज करो, ध्यान से देखिएगा जरा, तो अगर हमने ये बीच वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया और इधर प्लस और इधर माइनस चार्ज लिख दिया, तो आपको देखो आसानी से समझ में आएगा, नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई, ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई। ऊपर वाली रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, नीचे वाली रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए। इसका मतलब इसका बॉन्ड तो आसानी से ब्रेक कर जाना है, इसका बॉन्ड तो आसानी से ब्रेक कर जाना है। क्यों ब्रेक कर जाना है? क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है। इसका दूसरा वाला केस देखो बेटा, दूसरे वाले केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो दूसरे वाले केस में भी बॉन्ड जरा वैसे ही ब्रेक कर दो जैसे पिछले वाले मॉलिक्यूल में किया। तो अब अगर हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा, देखिएगा ध्यान से, तो अगर हमने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करा तो दोनों रिंग में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज आ रहा है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज आ रहा है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज आ रहा है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज का केस हो गया, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज का केस हो गया, तो ये भी दोनों एरोमेटिक हो गए। समझ आया? तीसरे वाले केस में देखो अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हम किसी भी तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर लें, एट ए टाइम एक रिंग एंटी एरोमेटिक जरूर आएगी, यानी इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर हमेशा मेंटेन रहेगा। इसको भी जरा देख लीजिए एक बार। देखिएगा ध्यान से, अगर हमने यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिखा या इसका उल्टा फॉलो किया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखा, अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमने ऐसा करा तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये नीचे वाली रिंग अगर, ऊपर वाली रिंग अगर एरोमेटिक बन रही है तो नीचे वाली रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रही है, और आप जानते हो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होते हैं। और इसका उल्टा, अगर ऊपर वाली रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई तो नीचे वाली एरोमेटिक हो जा रही है, मतलब एट ए टाइम एक ही रिंग एरोमेटिक हो पा रही है, यानी कि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। समझ में आया? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तीसरे वाले मॉलिक्यूल में होगा। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जो एरोमेटिक भी आ रहा है वो दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से आ रहा है, तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और फर्स्ट वाले में एरोमेटिक तो दोनों आ रहे हैं, बट एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर थोड़ा कम मान के चलेंगे, तो इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सब थोड़ा 2 से कम होगा लेकिन 3 से ज़्यादा होगा। तो उसने बोला है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसमें रोटेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसमें 2 में रोटेशन सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 में होगा, फिर 3 में होगा, क्योंकि 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा या मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। समझ गया कॉन्सेप्ट? बढ़िया सवाल है, एक बार ध्यान से देखो, पूरा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, पूरी चीज़ डिटेल में अप्लाई करी गई है, एक बार ध्यान से देख लो, किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। समझ गया? पहले कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में देखो स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन पूछा है, ये मैंने सीधा सीधा लेक्चर में सिखाया था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे देखो 3 अल्फा एच आ रहे हैं, इसमें 6 अल्फा एच आ रहे हैं, इसमें भी 6 अल्फा एच आ रहे हैं, और इसमें भी 6 अल्फा एच आ रहे हैं। ये आपका सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, और आपको बताया था इन 6 अल्फा एच के साथ इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल आता है। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा तो आपसे पूछा है फॉलोइंग एल्कीन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर ट्रांस होता है, फिर सिस होता है, फिर नंबर ऑफ अल्फा एच। तो मैंने तरीका सिखाया था कि पहले नंबर ऑफ अल्फा एच कंपेयर करते हैं, अल्फा एच सेम आने की सिचुएशन में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, वो भी सेम आने के केस में सिस ट्रांस के केस में एल्कीन की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर देते हैं। ये इसका बेसिक तरीका होता है।
अगले सवाल में पूछा रैंक द फॉलोइंग एल्कीन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सेम लॉजिक, जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है, तो उसका लॉजिक लगाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। फिर से चेक कर लो बेटा, देखो इस एल्कीन के पास कितने आ गए, 2 अल्फा एच, इस एल्कीन के पास 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच, इस एल्कीन के पास 6 अल्फा एच और इस एल्कीन के पास भी 6 अल्फा एच। ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छे सिखाया हुआ मैंने आपको ये लिटरेचर में। अगर आपको दिक्कत है तो पहले इसका लेक्चर कंप्लीट कर लो फिर करो ये सवाल, और बहुत ही आसान सवाल थे, ऐसे सवाल तो बिल्कुल गलत होने ही नहीं चाहिए। तो 2 इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो पहले मैं स्टेबिलिटी लिखे देता हूँ, फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन लिख दूंगा। स्टेबिलिटी में 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 1। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, तो 1 के लिए सबसे ज़्यादा, देन 4, देन 3, देन 2। अपना आंसर आ जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गया? देख लो एक बार अच्छे से। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है a group having a double bond B type of structure in which electronegativity of B is greater than A, which is attached to the benzene ring, then electrophile will attack mostly at। तो देखो हमारे पास बेंजीन के साथ हमने एक ग्रुप जोड़ा हुआ है जिसमें ए बी टाइप का बॉन्ड है, और उसने बोला हुआ बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, तो इसका करेक्टर कौन सा काम करेगा, -m। अब अगर आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एक बार लिख डालोगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कौन सी पोजीशन पर अटैक होगा। ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ए बी माइनस, यहाँ पे प्लस, ये पाई बॉन्ड एक स्ट्रक्चर। तो एक बार और पोजीशन इसको मूव कराएंगे, ये डबल बॉन्ड ए बी माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये प्लस, यहाँ पे पाई बॉन्ड। फिर ऐसे और शिफ्ट कराओगे तो आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। डिलोकलाइज कराते हुए उसके सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिख डालो, इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर प्लस आ जाएगा और लास्ट तक में ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आएगा और ये वापस आ जाएगा, ये आपका दोबारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे हम। You can easily notice that electron density is lesser at the position of ortho, para, and then again ortho। तो ortho और para में, ortho and para electron density decreases। So at ortho and para positions, electron density decreases। और अब आप जानते हो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेटा पोजीशन। समझ में आया? उसके बाद अगले सवाल में चलो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली ऑर्डर्ड फॉर द रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अब देखो रेजोनेंस स्टेबिलिटी के रूल सिखाए थे आपको केमिकल बॉन्डिंग में। पहले क्या चेक करते हैं, ऑक्टेट, फिर चार्ज और न्यूट्रल, फिर चार्ज सेपरेशन, और लास्ट में फिर पॉजिटिव चार्ज ऑन बोर्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ऑन बोर्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर से अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें देखो स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। स्ट्रक्चर नंबर 3 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये करेक्ट हो गया। तो 3 सबसे कम स्टेबल हो गया। 1 और 2 में 2 न्यूट्रल है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1, फिर 3। समझ में आया कैसे? ये न्यूट्रल है और ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने लीस्ट स्टेबल ले रखा है। पहला रूल ऑक्टेट से चेक करते हैं। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें ऑक्टेट देखो 2 वाले स्ट्रक्चर में इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखो इसका प्लस चार्ज होने की वजह से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में चेक करेंगे तो 2 लीस्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 और 3 दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, बट 1 वाले में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे और 3 वाले में पॉजिटिव चार्ज
ऑक्सीजन पे, तो इसमें ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो उसका आंसर बनेगा 1 3 एंड 2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में था इसलिए अनस्टेबल है, और ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट का केस है। ठीक है, तीसरा तो ये भी सही लिखा है, तीसरा वाला ऑप्शन तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा। तीसरे वाला इसका आंसर है, मैंने आपसे पढ़ाते टाइम भी बताया था, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, यही पूछा जाता है बार बार। उसको देखो यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो जैसे ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा अपने आप, यही आंसर उल्टा लिखा हुआ है। गलती से भी ऑक्टेन का पॉजिटिव चार्ज नहीं देखना होता है, पहले ऑक्टेट देखना होता है। और ऐसे ही लास्ट वाला स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो लास्ट वाले में देखो दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट चार्जेस अगर नोटिस करोगे तो दूसरे वाले में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, पहले वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो डी बी करेक्ट लिखा हुआ है। तो इस सवाल में इनकरेक्ट आंसर पूछा गया था कि कौन सा सही मैच नहीं है, तो उसका आंसर सी मार्क कर देना था। समझ गए? क्लियर? देन कम्स क्वेश्चन नंबर 56। जिनको डाउट है वो बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के रूल लिखवाए थे, उसमें ऑप्शन सी बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था, आपको बताया था ऑक्टेट चेक करते हैं। ऑप्शन सी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से उल्टा ऑर्डर लिखा हुआ है, वो ध्यान से देख लो। पहले पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन और पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन नहीं देखना है, पहले ऑक्टेट देखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन इज गिवन and its resonance energy is 36 kilocalorie per mole. What will be the heat of hydrogenation of cyclohexene? देखो कॉन्सेप्ट है ये, मैंने आपको ऐसे सवाल थर्मोकेमिस्ट्री में सॉल्व करवाए हुए हैं। ये साइक्लोहेक्सीन है, इसने हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के साइक्लोहेक्सेन बनाना है। इस प्रोसेस में लेट से x किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, तो लेट से -x किलो जूल है। अब जरा यही काम बेंजीन पे कर डालो। देखो अगर बेंजीन पे करेंगे तो सबसे पहले बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर ट्राइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले। इस प्रोसेस में क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हमें यहाँ पे +36 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको किलो कैलोरी में लिख लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा किलो कैलोरी में दे रखा है, इसको किलो कैलोरी में लिख लेते हैं। फिर बेंजीन से एक पाई बॉन्ड हटा के डाइईन बनाएंगे, तो इस प्रोसेस के लिए हमें x किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक एल्कीन x किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से। उसके बाद हमने फिर इसको एल्कीन में कन्वर्ट करा, तो यहाँ से फिर x किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, और इससे साइक्लो एल्केन बनाएंगे तो फिर x किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन 51 किलो कैलोरी दे रखा है, तो टोटल एनर्जी होगी 36 - 3x इज इक्वल टू 51। ठीक है, सो द हीट ऑफ, अच्छा बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रेशन 51 किलो कैलोरी पर मोल दे रखी है, और रेजोनेंस एनर्जी इसकी 36 किलो कैलोरी पर मोल दे रखी है। तो पहले हमने 36 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करी, फिर एक एक करके हम लोग हाइड्रोजनेट करते चले जा रहे हैं, तो एक्स 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 एनर्जी रिलीज होती चली जा रही है। यहाँ से सॉल्व करके आपको वैल्यू ऑफ एक्स रिपोर्ट करना है। ठीक है, करो सॉल्व। यहाँ पे देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ पे -51 लिखिएगा ध्यान से, मैंने जल्दीबाजी में ठीक से लिखा। तो 36 - 3x इज इक्वल टू -51। -51 क्यों लिखा समझ में आया ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो उसको हमेशा माइनस साइन के साथ लिखना है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 20 x की वैल्यू कितनी आ रही है, 29 किलो जूल पर मोल ना। यस सर, माइनस यस का। सर। यहाँ से x सॉल्व होकर आएगा -29 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखा है तो मॉड वैल्यू लिखी गई है, आप बाद में 29 किलो कैलोरी पर मोल लिख लेना, अदरवाइज ये वैल्यू माइनस में होनी सर चाहिए। प्लस का आएगा। मतलब x को हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ना ऊपर से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो माइनस में लिखना होगा ना, हमने देखो यहाँ पे -x किलो कैलोरी लिखा है ना, ध्यान से देखो, इसलिए हमारा प्लस आ रहा है। अगर आप x को विदाउट साइन लिखते थे तो माइनस में है। तो ध्यान रखना, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, फिर साइन सही से अप्लाई करना होता है। थर्मोकेमिस्ट्री टाइम मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, तो उसका आंसर दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखो, 57 लिखा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज 5 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, heat of hydration of C double bond C bond is 28.8 kilojoule per mole, and experimental value of heat of hydration is 99 kilojoule per mole, the resonance energy per mole। तो देखो बेसिकली क्या होगा, पहले 5 बॉन्ड को रेजोनेंस एनर्जी, 5 बॉन्ड को हमें जो रेजोनेंस फॉर्म होगा उसको ब्रेक करने के लिए रेजोनेंस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हमने सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी लिखी, उसके बाद 5 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 28.8 इंटू 5,
इतनी एनर्जी हमारी रिलीज होगी तो उसको माइनस साइन लगा के लिख लेना। और लास्ट में जब आपका टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन दे रखा है 99 किलो जूल, तो ये भी एनर्जी रिलीज होगी तो उसको -99 लिख लेना। यहाँ से सॉल्व करके रेजोनेंस एनर्जी रिपोर्ट करनी है आपको। तो आप रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे तो आएगा 28.8 इंटू 5 -99। एक बार सॉल्व करके देखिए और आंसर बताइए फिर। आ जा रहा है? 45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 45 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। तो 57 का आंसर हम लोग ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। 61 में लिखा है ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो गिवन विच आर टू अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर कार्बोनेट आयन चेक करेंगे तो इसमें देखो आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। आइडेंटिकल रेजोनेंस में आपको पहले ही बता रखा है रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आती है। जबकि अगर कार्बोनिक एसिड की यही चीज़ लिखोगे तो नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ गया? दूसरा वाला केस चेक करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर एकदम सही लिखा हुआ। दूसरे वाले केस में चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज। और दूसरा वाला सिस्टम जो है वो नॉन एरोमेटिक है और आपको पता है नॉन एरोमेटिक सिस्टम ज़्यादा स्टेबल काउंट करते हैं। ये आपका नॉन एरोमेटिक है तो रेजोनेंस एनर्जी इसके लिए ज़्यादा काउंट करेंगे। ये आंसर बनेगा। ठीक है, क्या पहला वाला सी वाला ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपका एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और लास्ट वाला केस चेक करेंगे तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। ये आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी लेस होगी। ये भी सही दिया हुआ है तो उसने बोला है नॉट टू वाला केस पूछा है तो आंसर बी मार्क कर देना। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लोड पेयर ऑफ इंडिकेटेड इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। तो इसमें देखो केवल बी वाला ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की वजह से एरोमेटिक है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करा देंगे तो एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, जो इसलिए उसको डीलोकलाइज नहीं करने वाले। अगले केस में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए। पहचान पा रहे हो? यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कराने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसने यही पूछा है कि इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो आंसर बी मार्क कर देंगे। समझ गए? उसके बाद आके सी और डी में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस होने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो बस ऑप्शन ए और बी चेक करना था। ए का लोन पेयर रेजोनेंस में इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपको ध्यान से समझना हो तो इसको मोर बेसिक भी लिखते हैं क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है तो ये मोर बेसिक होगा और उसका लोन पेयर डीलोकलाइज होने की वजह से लेसर बेसिक होगा। याद आया? एस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। एरोमेटिक कैरेक्टर से बस पहचान लेना है। Then comes question number 65. Question number 65 is given formic acid is considered as a resonance hybrid of the four structures. Which of the following order is correct for the stability of the four contributing structures? आपको सबसे पहले सिखाया था कि न्यूट्रल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है 8 फैक्टर। फिर दूसरे केस में बताया था चार्ज वाला केस जो है वो कम स्टेबल, चार्ज सेपरेशन, और लास्ट में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से डिसाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है क्योंकि ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट की वजह से फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को हमने मोस्ट स्टेबल लिख दिया। इसके बाद सेकेंड वाला केस चेक करेंगे तो उसमें देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है और चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव सिग्निफिकेंटली अवे है। इसका अगला वाला स्ट्रक्चर चेक करो तो उसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दोनों ही अनस्टेबल हो गए। तो तीसरे और चौथे में इसमें कार्बन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और चौथे वाले में ऑक्सीजन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये दोनों ही अनस्टेबल हो गए, लेकिन चौथे वाले में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो और कम स्टेबल हो गया।
स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन ए मार्क करेंगे। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है विच नाइट्रोजन एलएसडी इज मोर बेसिक। तो उसमें देखो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी चेक करनी होती है। एक बार स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दो तो आप पहचान जाओगे। मैं स्ट्रक्चर कॉपी करता हूँ पहले। इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है नाइट्रोजन की। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कैपेसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे देखो जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। यहाँ इस लोन पेयर के पास देखो यहाँ से भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ से भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ से भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ऐसा ही करेक्टर लगने की वजह से लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा। और यहाँ वाला लोन पेयर जो है वो भी देखो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो ये भी बेसिक कम हो गया। तो जो नंबर 2 है वो मोस्ट बेसिक हो गया। मुझे क्या समझ में आया, लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी पूछी जा रही है, मोस्ट बेसिक आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर 66 के आंसर अपना 2 यानी कि बी मार्क कर देंगे। बोलो समझ गया ना, क्योंकि बाकी दोनों में रेजोनेंस है। अगर बाकी दोनों में भी कंपेयर करना है तो वन वाले केस में नाइट्रोजन लोन पेयर सी डबल बॉन्ड सी के साथ जा रहा है तो माइनस चार्ज कार्बन पे आएगा। दूसरे वाले में लोन पेयर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जा रहा है तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा। तो 3 वाले का लोन पेयर ज़्यादा डीलोक्लाइज काउंट करेंगे। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए तो 2 मोस्ट बेसिक होगा, देन इट विल बी 1, देन इट विल बी 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 67। 67 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस इज इक्विवेलेंट। रेजोनेंस इज इक्विवेलेंट मतलब आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए। तो पहला मॉलिक्यूल आपको समझ में आ रहा होगा, HCOO माइनस का रेजोनेंस लिख के देखिएगा, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सब सवाल तो आपको कर लेने चाहिए थे, पता नहीं क्यों डाउट हो। यहाँ पे देखो आइडेंटिकल रेजोनेंस आएगा। इसके बाद का कोई भी केस लिख लो तो आइडेंटिकल रेजोनेंस नहीं बनेगा। जैसे हमने मान लो 1,3 ब्यूटाडाइन लिखा, तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम डीलोकलाइज करके लिखेंगे तो ये बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस। और ऐसे आगे वाले दो भी लिख लोगे, बता दूं सिंपली। बस अब यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में ले जाना है, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो गया। तो देखो नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस है। और सिमिलरली लास्ट वाला केस देखेंगे तो इसमें बेंजोल्डिहाइड, इसमें जो CHO का H CO ग्रुप है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ये इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर यहाँ लिखेंगे तो ये CO माइनस H डबल बॉन्ड, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। You can easily see के आइडेंटिकल रेजोनेंस केवल फर्स्ट वाले केस में आ रहा है। That's why we'll prefer answer A. Then comes question number 68. Which of the following group has the highest inductive effect? ऐसा नहीं करो, ये सब तो ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधे सीधे याद कर लेना है। 3 डिग्री के लिए इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन के केस है तो आसानी से बस तो आपको पूरा ऑर्डर लिखवाया हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें जो 3 डिग्री वाला कार्बन है उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा काउंट करेंगे। मोर कार्बन से मोर इंडक्टिव इफेक्ट लिखते हैं। तो 68 का आंसर सीधे सीधे डी लिखो, बस नोट कुछ बताने के लिए, अदरवाइज नोट्स रेफर करिएगा। Then it is asked which of the following can stabilize the carbon free radical। तो अगर कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन केवल कार्बन आयन स्टेबिलिटी में अवॉइड कराते हैं, बाकी सब जगह सारे फैक्टर्स में काम कर जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। 73 भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, डी आंसर लिख लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों का रोल होगा स्टेबलाइजेशन ऑफ रेडिकल में। अलग अलग एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हुए, रेफर कर लीजिएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 74। Question number 74-7 peroxy acetic acid is weaker acid than acetic acid since। तो बस एक बार इसका रेजोनेंस चेक करना है। तो देखो पेरोक्सी एसिड अगर लिखोगे तो ये पेरोक्सी एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे तो आप ध्यान से देखोगे वो रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। जबकि एसिटिक एसिड का केस लिखेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है उसका ऑक्सीजन माइनस चार्ज रेजोनेंस में आएगा। समझ में आ पा रही बात, तो उससे आप इजीली कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर लोगे। ये मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया तो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक हो जाएगा। समझ गए। तो नेगेटिव चार्ज ऑन CO माइनस कैन नॉट बी डिसोक्राइज्ड इनटू कार्बोनाइल ग्रुप। तो 74 का आंसर हम लोग ए मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलो देन कम्स क्वेश्चन नंबर 76। इफ गिवन एसिटामाइड
एसिटामाइड का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड टू NH2। ये आपका एसिटामाइड है। तो अब देखो इसका आपको करेक्टर चेक करना है। तो अगर मैंने से इसमें से H प्लस निकाला तो ये CH3 COO माइनस NH माइनस बनेगा। अगर आपने इसमें से H प्लस बाहर निकाला तो ये देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये आसानी से H प्लस दे देगा। समझ में आई बात। और अगर आपने इसको H प्लस प्रोवाइड किया तो अगर हम इसको H प्लस देंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसका बेसिक करेक्टर भी काम कर जाना है। अगर इसको H प्लस एक्सेप्ट करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड NH। समझ में आएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो इसके पास H प्लस एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। समझ में आई बात। तो CH3 COH2 H प्लस दे भी रहा है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर रहा है। दैट्स वाई इट्स बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों है। तो इसका करेक्टर कैसा लिखेंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस दोनों तरह से काम कर सकता है। तो 76 का आंसर हमारे लिए डी हो जाएगा। Then the next question, among the following molecule the correct order of carbon carbon bond length। आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है तो एक बार स्ट्रक्चर लिख डालो। सबसे पहले तो C2H6 में सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। C2H4 में डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, आप भूल गए इसलिए काम बिगड़ रहा है। उसके बाद C6H6 मतलब बेंजीन दे रखते हैं। बेंजीन में आपको पता है रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और फिर एल्काइन दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसमें आएगी नंबर 1। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नंबर 2, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर नंबर 3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर नंबर 4। ठीक है। तो अब अगर हम इसको आंसर में फिट करें तो आंसर बी फिट हो जाएगा। C2H6 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर C6H6, फिर C2H4, फिर C2H2। आंसर मार्क करेंगे बी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है सी डबल बॉन्ड दो द डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट। तो आपको देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको सिखाया था कि अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है। और इसका उल्टा अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है उस पर अटैक होगा, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो दोनों ही तरीके से जो डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है वो सेम आएगी, चाहे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराए और चाहे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए। इट विल बी सेम फॉर इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल अटैक। इसका आंसर बी मार्क करेंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइम पे बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप पे चाहे प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे चाहे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट करती है। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक कराएंगे, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक कराएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है।